सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम लोग रीट आधारित थर्ड ग्रेड जो भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, उसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे अनेकों तरह के प्रपत्र अपलोड करने पड़ रहे हैं। आप लोगों को डिटेल फॉर्म एसएसओ के माध्यम से भरवाया जा रहा है। उसमें एक फॉर्म आ रहा है सत्यापन प्रपत्र, जिसको क्या बोलेंगे आप, कई लोग इसको अटेंशन फॉर्म बोल रहे हैं। यानी ये बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, ये चीज है क्या? ये अटेंशन फॉर्म ना होकर के अटेंस्टेशन यानी सत्यापन प्रपत्र, साक्षी प्रपत्र जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो फॉर्म है। इस फॉर्म को आप लोग किस प्रकार से भरेंगे, इसकी अपन लोग प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप में प्रोसेस बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई मिस्टेक नहीं हो। चलिए सीधा मैं ये फॉर्म खोलता हूं। इस फॉर्म में आप लोग देख पाएंगे ये है अटेंस्टेशन फॉर्म। क्या है? सत्यापन प्रपत्र, जिसको सत्यापन या साक्षी प्रपत्र बोल सकते हैं। यानी अपन यहाँ इसमें लिख करके एक साक्षी के रूप में इसको प्रस्तुत करना होता है, इसको अपलोड करना होता है। यहाँ सबसे ऊपर आपको अपना कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो लगाना है, जिसपे आपको सिग्नेचर करने हैं। आधे सिग्नेचर फोटो के ऊपर, आधे नीचे। कई लोग इसको अटेस्टेड करवा रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके दिशा निर्देशानुसार आप लोगों को इस पे सिग्नेचर करने हैं और अटेस्टेड करवा भी देते हैं, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले आपकी नाम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो यहाँ भरनी है आपको। अपना नाम या जो भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार नाम है वो नाम आप यहाँ डाल देंगे। सरनेम, यदि आप सरनेम है आपका कोई तो आपको सरनेम डालना है, अन्यथा सरनेम वाले बॉक्स को खाली छोड़ना है। यहाँ रोल नंबर वाले में आपको थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए जो आपने फॉर्म भरा था, यानी रीट के बाद जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी निकली जनवरी फरवरी 2023 में, उसमें आपने जो फॉर्म भरा उस फॉर्म के नंबर यहाँ आपको लिखने हैं। मेरिट नंबर ये आपको खाली छोड़ना है, इसमें मेरिट नंबर आपको नहीं लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस, अगला ऑप्शन क्या है? प्रेजेंट एड्रेस। इसमें आप यदि शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो हाउस नंबर, लैंड, स्टेट, रोड, विलेज, थाना वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ आपका जो भी एरिया है उसका लिखोगे, यहाँ अपना विलेज लिखोगे, यहाँ तहसील या डिस्ट्रिक्ट, यहाँ अपना पिन कोड। होम एड्रेस यानी आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ लिख दिया, ये पत्राचार का एड्रेस हो गया। दो तरह के एड्रेस लिख दिया आपने। अब यहाँ कई लोग कंफ्यूजन होते हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए एक दिक्कत ये आ रही है कि अपन प्रेजेंट एड्रेस में क्या लिखें, होम एड्रेस में क्या लिखें। इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको देखना है प्रेजेंट एड्रेस आप कहाँ हैं, ससुराल में तो आप वहां भर लें। आप परमानेंटली पिछले 8-10 सालों से ससुराल में रह रही है तो आपका होम एड्रेस भी वही रहना है। आपके अधिकतर डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, तो आपका होम एड्रेस कौन सा हो जाएगा? दोनों वही हो जाएगा। ये क्या? particulars of places where you have resident for more than 1 year during the preceding 5 years। आप पिछले 5 सालों में 1 साल से अधिक कहीं रहे हैं तो उसका विवरण डालना है। जहां तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसको ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। आपको फादर्स डिटेल, मैरिड और अनमैरिड दोनों को अपनी फादर की डिटेल भरनी है। पति की डिटेल या पत्नी की डिटेल इसमें नहीं भरी जाएगी। फादर्स डिटेल, उनका नाम मार्कशीट के अनुसार, पेरेंट्स पोस्टल एड्रेस, पिता का पोस्टल एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस उनका दोनों में सेम आ जाएगा। प्रोफेशंस यानी वो क्या काम करते हैं पापा, इफ इन सर्विस गिवन डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस, यदि पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो किस पोस्ट पे हैं वो पोस्ट लिखेंगे और कहाँ पे वो पोस्टेड है वो आप लिखेंगे। आपकी नेशनलिटी के संबंध में है, ये सब इंडियन आ रहा है। आपके फादर इंडियन है, मदर इंडियन है, हस्बैंड इंडियन है, वाइफ इंडियन है, ये ऑटोमेटिकली भरा हुआ है। प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, आपका जन्म कहाँ हुआ। यदि आप महिला हैं तो आपके हस्बैंड का जन्म कहाँ है, इंडिया में तो आप इंडिया लिखेंगे। वाइफ कहाँ से हैं, इंडिया और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी लिख देंगे। आप पहले सबसे पहले जिले का नाम लिखेंगे, कौन से जिले में हुआ, उसके बाद स्टेट। डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट, मंथ एंड ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स, अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं उसमें एज है वो 1/1/2024 के अनुसार काउंट किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको 1/1/2024 के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो है उसके अनुसार आपकी उम्र कितनी हो रही थी, वो उम्र आप कितने वर्ष के हुए, कितने मंथ के और कितने डेज के हैं, जिस दिन ये आप भर रहे हैं उस दिन से लिखना है।
जैसे मैं आज भर रहा हूं, कोई व्यक्ति कल भरेगा, कोई व्यक्ति ने कल भर भी दिया हो, तो उसके अनुसार आपको ये लिखना है। एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन मतलब होता है 10th। आपने 10th जब पास की उस समय आपकी उम्र क्या थी वो आपको यहां लिखनी है। पैलेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच ऑफ सिचुएटेड, आपका जन्म कहाँ हुआ। यहाँ आप लोग देखेंगे जो महिला अभ्यर्थी हैं जो शादीशुदा है उनको पहले ऑफ बर्थ वहीं लिखना है जहाँ आपका जन्म हुआ था, और जो जिनका जन्म किस डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे। विच यू हैव बिलोंग, आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो सेम ही रहेगा अपना। यदि कोई आउट ऑफ स्टेट के हैं तो वो अपना स्टेट वगैरह डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। देखिए साथियों, अब अपन चलते हैं 9 नंबर पॉइंट पे, स्टेट और रिलीजन्स। यहाँ आपको अपना धर्म लिखना है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप उसको लिखेंगे। आर यू हैव मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल एरिया से यदि आप हैं तो आप यस लिखेंगे, और यस लिखते हैं तो आपको स्टेट का यहाँ लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शोइंग पैलेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15 years of age, यानी आपकी उम्र जब 15 साल हो गई उसके बाद आप कहाँ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने हासिल की है उसका विवरण आपको यहाँ डालना है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको 10th 12th, यदि आप लेवल सेकंड से हैं तो बीएड एमए आपने जो भी कोर्स करा है उसका विवरण आप लोगों को इसमें डाल देना है, आपने कहाँ से स्टडी किया है। सबसे पहले हम लोग 15 साल यानी 10th क्लास का बच्चा लगभग 14-15 साल का हो जाता है। एड्रेस आपको डालना है, यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विद फुल एड्रेस। आप यहाँ उस एड्रेस लिखेंगे उस स्कूल का, जैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी आप स्कूल थी, स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलाना फलाना जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस डाल देंगे। वो किस विलेज में है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका पिन कोड क्या है। पिन कोड आपको अपना यहाँ होम वाला नहीं डालना है, जहाँ स्कूल कॉलेज है जहाँ से आपने स्टडी किया उसका पिन कोड डालना है। डेट ऑफ एंट्रिंग, यानी उस क्लास में आप जिस क्लास का भर रहे हैं उस क्लास में आपने एडमिशन कब लिया। अब जैसे अपन ये मान के चलते हैं 10th 12th आपने आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले किया, उसका तब डेट कहाँ से लाएं। अमूमन अपनी स्कूलें एक 7 से 1 जुलाई से खुलती है, तो 1 जुलाई आपने यदि 2001 में किया तो 1 जुलाई 2001 लिख देंगे। ठीक है साथियों, आपने 2002 में किया तो 1 जुलाई 2002 लिख देंगे। इस प्रकार से आपने जिस वर्ष में किया है जुलाई से स्कूल चालू हुई। और डेट ऑफ लिविंग का मतलब जब रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट की डेट आपको यहाँ लिख देनी है। कई लोगों ने 10th और 12th दोनों एक ही स्कूल से किया तो उसको दोबारा 2 विवरण डालने की जरूरत ही नहीं है। आपने उस स्कूल में 2001 में एडमिशन लिया, 2003 में जाकर के आपकी 12th हुई तो दोनों एग्जामिनेशन पास्ड। आप यहाँ 10th एंड 12th दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, 10th और 12th दोनों आपकी एक ही स्कूल से, आपने एक ही जगह से किया तो एक ही कॉलम में आप दोनों का विवरण डाल सकते हैं। यानी मैं 2 साल तक वहां पढ़ा, बराबर। उसके बाद यदि आपने अलग अलग से किया है तो 12th का स्कूल का नाम लिख दें। उसके बाद आपने एसटीसी कहाँ से करी, उस एसटीसी की कॉलेज का नाम लिख दें, वो किस विलेज में थी, वहां के पिन कोड क्या थे। अब आपने एडमिशन कब लिया, एसटीसी और बीएड में एडमिशन कब लिया, उसकी डेट के लिए हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको समस्या है तो आप कॉलेज से संपर्क करें, वहां से आपको एडमिशन डेट मिल जाएगी। वो आप एडमिशन डेट लिखेंगे। डेट ऑफ लिविंग में आपकी रिजल्ट वाली डेट लिख देंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया वो लिविंग डेट हो गई। आपने कौन सा कोर्स किया वो कोर्स यहाँ लिख देंगे, बीएसटीसी, डीएलएड या बीएड आपने जो भी किया वो आप लोग कोर्स यहाँ लिख देंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको। उसके बाद आपने एमए किया, बीए किया, जो भी शैक्षणिक आपने उपलब्धियां प्राप्त की है उसका विवरण आप लोगों को इसमें डालना है। ये कहीं कोई आपको कंफ्यूजन नहीं ना। यदि आपको कोई दिक्कत है, कहीं कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपका तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे। अब आगे देखिए, अगला कॉलम 11 नंबर क्या कह रहा है। If you have at any time been employed, given details, यदि आप पहले कहीं एम्प्लॉय के रूप में काम कर चुके हैं, जो फ्रेश हैं उनको ये भरने की आवश्यकता नहीं 11 नंबर कॉलम। और जो कोई गवर्नमेंट कर्मचारी पहले से किसी बॉडी में काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ विवरण डालना है, आप किस डेस्टिनेशन पे हैं और क्या है, क्या काम करते हैं, कब से कब तक रहे, फुल एड्रेस ऑफ ऑफिस, उस ऑफिस का जहां आप कार्यरत थे वहां का आप विवरण भरना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देंगे। 12 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, हैव यू हैव एवर बीन कॉन्विकेटेड बाय द कोर्ट, क्या आपकी कोर्ट में कोई पेशी चल रही है या ऐसा कोई कोर्ट मैटर चल रहा है तो आप यस करेंगे और उसका विवरण डालेंगे। नहीं चल रहा है तो आप इसको सीधा यूं करके नील कर सकते हैं या इसको खाली छोड़ सकते हैं।
नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स फॉर योर लोकेलिटी एंड टू रेफरेंसेस टू whom यू आर नाउ। देखिए यहां आप लोगों को दो लोगों के नाम लिखने हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। कौन हो सकते हैं इसमें? आपके परिवार के कोई मेंबर हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके फ्रेंड सर्किल, कोई भी दो व्यक्तियों के आपको नाम लिखने हैं। इसमें आप किसी का भी लिख सकते हैं, जिसकी उम्र 18 या उससे ज्यादा हो उसी का लिखें। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे का नाम लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को अपने रेस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी यदि कभी कोई काम पड़े तो उनसे लोग संपर्क कर सकें। ये इसमें ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे शुरू में ही किसका लिखा हुआ है, सत्यापन किसके लिए होगा? दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन उसी को लिखें जो यदि कभी पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा उनसे संपर्क किया जाए तो वो जवाबदेही हो, वो जवाब दे सके, ठीक है। कोई भी आपके अड़ोसी पड़ोसी जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं उन दो लोगों का नाम लिख सकते हैं। अब आगे आपको इसको अंडरटेकिंग को करना है, आपको डेट डाल देनी है, किस डेट को बनाया, आपने कहां से बनवाया, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहां आप लोग अपना सिग्नेचर कर देंगे जो आपने रीट के आवेदन फॉर्म में, रीट आवेदन के बाद जो मेन एग्जाम हुआ उसमें जो सिग्नेचर किए वो सिग्नेचर करना है, ठीक है। याद रखिएगा वैसा ही सिग्नेचर हो आप लोगों के। उसके बाद आप इसको नोटरी करवाएंगे या प्रमाणित करवाएंगे, कैसा भी कर सकते हैं, किसी फर्स्ट ग्रेड से, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आपको इसको प्रमाणित करवाना है। गजेटेड ऑफिसर्स आपके आसपास कोई लेक्चरर, कोई प्रिंसिपल, कोई डॉक्टर, कोई भी हो, उससे आप करवा सकते हैं। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम आ जाएगा, आपको लास्ट कितने सालों से ये व्यक्ति जो प्रमाणित कर रहे हैं वो कितने सालों से आपको जानते हैं, तो आप लोग यहाँ 8, 10, 15, 20 जो भी आप लिखना चाहें वो साल यहाँ लिख देंगे, इतने सालों से जानते हैं, ठीक है। यहाँ वापस पहले से आ जाएगा, वापस डेट आ जाएगी, इनके सिग्नेचर हो जाएंगे, सील लग जाएगी, उनका एड्रेस उस सील पे ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो आप लोगों को इस अटेंशन फॉर्म को भरने में कहीं पर भी दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है साथियों। तो हम लोगों ने इस फॉर्म को भरने के बारे में अच्छी तरह से जान लिया। अभी भी काफी लोगों को कंफ्यूजन है अटेंशन फॉर्म के बारे में, और किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो हम जल्दी 1-2 दिनों में लाइव आने वाले हैं, आपको अपन सभी मिलकर डिस्कस करेंगे। आप हमें कमेंट करिएगा, हम तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है साथियों। सत्यापन प्रपत्र जो आपके सामने दिख रहा है, इसको भरने में कहीं दिक्कत आए तो हमें कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और रीट से संबंधित जितने भी जो प्रोसेस चल रहे हैं उनसे संबंधित हम लोगों ने 5-7 वीडियो अपने चैनल पे डाले हुए हैं। आप लोग वहां जाकर के आपको किस तरह की कंफ्यूजन हो रही है आप चैनल पे विजिट करें, आप उसके अनुसार आप वीडियो पाएंगे। और इस फॉर्म की पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग आराम से स्टेप बाय स्टेप जो प्रपत्र हैं, विस्तृत आवेदन फॉर्म जिसको स्क्रूटनी फॉर्म बोल रहे हैं, एसएसओ के माध्यम से भरा जा रहा है, आप उसको भरते समय सावधानी रखें, कहीं मिस्टेक नहीं हो। आपको विशेष सावधानी रखनी है, उसको 2-4 बार चेक कर लें तभी आप फाइनल सबमिट करें, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद उसमें किसी प्रकार के एडिट का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, ठीक है साथियों। तो आप लोग बेझिझक होके बिना टेंशन लिए भरिएगा फॉर्म। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।